वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मुद्दा गर्म है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। चीन दुनिया भर में अकेला पड़ता जा रहा है। एक तो भारत ने चीन के 59 ऐप पर पाबंदी लगाकर उसे तगड़ा झटका दिया है, तो वीगर मुसलमानों के मानवाधिकार के मुद्दे पर 27 देशों ने चीन में जांच की मांग उठा दी है। उधर अमेरिका ने चीन की कंपनियों ZTE और हवावेई को सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। इस बीच दुनिया भर में तिब्बत की आज़ादी की मांग के लिए प्रदर्शन बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि हांगकांग में ही चीन की नीतियों का विरोध तेज हो गया है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार कोरोना के लिए चीन को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन और पाकिस्तान के झूठ को एक बार फिर करारा झटका लगा है। चीन और पाकिस्तान मिलकर कराची आतंकी हमले के लिए भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों ने भारत के खिलाफ प्रस्ताव का विरोध किया और चीन के समर्थन वाला पाकिस्तान का प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में नहीं आ सका। अब खबर ये आ रही है कि सुरक्षा परिषद के बयान में भारत का जिक्र नहीं होगा। सीमा पर जारी तनाव के दौरान सरकार ने चीन को एक और बड़ा झटका दिया है। संचार मंत्रालय ने BSNL और MTNL का 4G टेंडर रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि इसके लिए अब दोबारा टेंडर जारी किया जाएगा, जिसमें चीन की टेलीकॉम कंपनियों को मौका नहीं मिलेगा। सूत्रों का दावा है कि नया टेंडर चीन की कंपनियों पर रोक लगाने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए नए नियम तय किए जाएंगे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक चीन की कंपनियों के उपकरणों से नेटवर्क की सुरक्षा पर सवाल उठते रहे हैं, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। चीन की कंपनियों को एक और झटका देने की कवायद भारत सरकार की तरफ से हुई है और सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि संचार मंत्रालय ने BSNL और MTNL का 4G टेंडर रद्द कर दिया है। ये जानकारी आ रही है कि इसके लिए अब दोबारा टेंडर जारी किया जाएगा, जिसमें चीन के टेलीकॉम कंपनियों को मौका नहीं मिलेगा। और ये भी जानकारी आ रही है कि चीन की कंपनियों पर रोक लगाने का सीधा मकसद है मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना और इसके लिए नए नियम तय किए जाएंगे। अरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अरुण, बहुत सारे मसले चीन को लेकर एक साथ आ रहे हैं, लेकिन आप इस वक्त लद्दाख में मौजूद हैं। जरा बताइए, मौजूदा स्थिति में चीन की सबसे बड़ी मुसीबत किन विषयों को लेकर आने वाली है? देखिए, पहली बात तो यह है कि भारत के साथ तनाव बढ़ा के चीन न सिर्फ पड़ोसी देश जो उसके साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत पे चलता था, हमने कभी उसको परेशान नहीं किया, उससे भी उसने शत्रुता मोल ले ली। आप देखिए कि अमेरिका की बात करिए, आप देखिए ऑस्ट्रेलिया की बात करिए, तमाम जो मुल्क हैं, जापान की बात करिए, चीन एक ऐसे बिगड़ैल बच्चे की तरफ बिहेव करता है जो ना अपने टीचर की सुनता है, ना माँ बाप की सुनता है, पड़ोसियों को तो छोड़ ही दीजिए। हिंदुस्तान जैसे शांतिप्रिय देश के साथ अगर उसके सीमा पर विवाद लगातार बना रहता है, तमाम कोशिशों के बावजूद, तो चौतरफा घिर रहा है। देखिए, दोनों मोर्चों पर घिर रहा है। एक तो कोविड-19 को लेकर के पूरी दुनिया पहले ही शक की निगाह से देखती है कि चीन की वजह से ही पूरी दुनिया के कितना नुकसान हुआ, अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ, एयरलाइंस का नुकसान हुआ, होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म, पूरी दुनिया अस्त व्यस्त है, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई सिर्फ और सिर्फ चीन की वजह से। समय रहते अगर उसने पूरी दुनिया को इंटीमेट कर दिया होता तो शायद इस त्रासदी से बचा जा सकता था। दूसरी बात यह है कि आप देखिए, सीमा पर पाकिस्तान के अंदर जाकर के चीन उनके बंकर बना रहा है, वहां पर एयरपोर्ट तैयार कर रहा है ताकि हिंदुस्तान को दोनों तरफ से घेरे। लेकिन उसको शायद ये अंदेशा नहीं रहा होगा तब कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान एक बड़ा चक्रव्यूह बन जाएगा चीन के खिलाफ भारत के पक्ष में। जिस तरह से अमेरिका खुल के आया, 1962 में भी अमेरिका खुल के सामने नहीं आया था। तो चीन चौतरफा घिरता जा रहा है और उस बीच प्रधानमंत्री की अपील लोकल के लिए वोकल होना। और जैसा कि आपने बताया कि टेंडर रद्द कर दिए गए, तो चीन पर आर्थिक हमला, चीन पर साइबर हमला, एक तरह से चीन को चारों तरफ से घेरने की कोशिश जो हिंदुस्तान की है वो सफल होती दिख रही है। जी, और इस बीच मैं संदीप बोल का भी रुख करूंगी। संदीप, भारत के खिलाफ 2 फ्रंट वॉर की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था, जिसमें वो कितना कामयाब होगा वो अच्छी तरह से जानता है। लेकिन इस वक्त चीन के संदर्भ में मैं समझना चाहती हूं कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट होने के आसार उसके नजर आ रहे हैं, जो भारत की तरफ से स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए जा रहे हैं। लेकिन सैन्य स्तर पर किस तरह मुश्किलें बढ़ पाएंगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुल्कों का जो समर्थन है वो भारत को मिल रहा है, चाहे हम UN की बात करें, कोरोना वायरस की बात करें या फिर भारत चीन तनाव की बात करें।
बिल्कुल देखिए, जिस तरह से भारत जो है लगातार उन सब मुद्दों को लेकर पूरी दुनिया के पटल पर जाता है जो कि सिर्फ भारत के नहीं बाकी पूरी दुनिया के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जिस तरीके से साउथ चाइना सी में चाइना ने जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का जो बेजा इस्तेमाल किया, उसके बाद जो है 4 ऐसे बड़े देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों ने मिलकर एक क्वाड की घोषणा स्थापित किया था जो कि उस पूरे इलाके में जो है निगरानी करेगा, खास तौर पे कि जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का जो मिसयूज़ चीन कर रहा है उसको जो है कहीं ना कहीं रोकने के लिए चारों दोस्त सामने आए थे। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे स्थिति ऐसी हो गई है कि वहाँ पे जो घरेलू दबाव है वो शी जिनपिंग के ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है और उसी दबाव को कहीं ना कहीं जो है वो डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके की टैक्टिक्स जो है चीन की तरफ से की जा रही है। बात रही सुरक्षा के हिसाब से, तैयारियों के हिसाब से, जब से जो है ये लद्दाख को जो यूटी बनाया गया उसके बाद ही जिस तरीके का बयान जो है चीन की तरफ से आया, उसी दिन से ये लगने लगा था कि चीन कुछ ना कुछ ऐसी हरकत ज़रूर करेगा जिससे कि पूरे इस एरिया में टेंशन हो। वो पीओके में लगातार उसकी कार्रवाई चल रही है, वो वहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगा रहा है। चीन जो है बाकायदा सामरिक मदद जो है वो पाकिस्तान को कर रहा है। वहाँ स्कार्दू में एक एयर बेस है जो कि काफ़ी पुराना एयर बेस है चीन का, पाकिस्तान का। वहाँ पे रनवे जो है एक रनवे 2.5 किलोमीटर का, 3.5 किलोमीटर का एक दूसरा रनवे जो है हाल ही में तैयार किया गया है और सूत्रों के मुताबिक वहाँ पे वो बाकायदा ड्रिल भी कर रहा है। तो सीधे तो संदीप, कुछ और पहलू है जो चीन के विषय में हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं, वो ये है कि एलएसी पर तनाव के बीच कल चुशूल में भारत और चीन के बीच सेना के कोर कमांडर स्तर की बैठक 12 घंटे से ज्यादा चली है। ये बैठक मंगलवार यानी कल सुबह तकरीबन 11 बजे शुरू हुई थी, जो कि रात में 11 बजे के बाद तक भी चलती रही। इससे पहले दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की बातचीत 22 जून और 6 जून को एलएसी के करीब चीन के हिस्से वाले मोल्डो में हुई थी। पहली बार 6 जून को कमांडर स्तर की वार्ता हुई थी जिसमें दोनों पक्ष कई स्थानों पर पीछे हटने के लिए सहमत हो गए थे। भारत ने तब चीन से एलएसी पर 4 मई से पहले की अपनी सैन्य पोजीशन पर लौटने की बात कही थी। और इधर मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में चीन के खिलाफ विश्व स्तर पर घेरेबंदी शुरू हो गई है। उइगर मुसलमानों पर जुल्म के मामले में 27 देशों ने चीन में जांच के टीम को भेजने की अपील कर दी है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी समेत कुल 27 देशों ने यूएन मानवाधिकार परिषद में उइगर मुसलमानों का मामला उठाया है। चीन में उइगर मुसलमानों के मानवाधिकार का उल्लंघन आम बात है और लंबे समय से ये विवाद विषय का लगातार गहराता रहा है, लेकिन अब तो यूएन में 27 देशों ने इस मसले को लेकर एक टीम चीन में भेजने की बात कह दी है। तो समझिए कितनी बड़ी मुसीबतों में घिरने वाला है चीन, वो चीन जो अपने आप को ये स्थापित करने में लगा है कि वो दुनिया की सबसे ताकतवर मुल्क के कतार में ऊपर वाले पायदान पे होगा, लेकिन वो अपने ही भीतर किस तरह लोगों पर जुल्म और सितम कर रहा है और इसकी अब घेरेबंदी दुनिया के बाकी मुल्क कर रहे हैं। उन्होंने यूएन में अपील की है कि भाई आप एक टीम भेजिए जो चीन में उइगर मुसलमानों के हालातों को लेकर सच्चाई पता कर पाए। अरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, पहले ही चीन ये कोशिशों में लगा था कि वो किसी तरह ये साबित कर ले कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, लेकिन जिस तरह से 27 देश उसकी घेरेबंदी कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है चले थे हरिभजन को ओटन लगे कपास? देखिए, फिलहाल तो जो आपने कहावत कही वो एकदम सटीक बैठ रही है। चीन पर चले थे दूबे बनने और छब्बे बन के वापस लौट आए, इस तरह की कहानी जो है उस पर ही फिट बैठती है। वो इसलिए भी कि आपने उइगर समुदाय की बात की। दुनिया में इतना बड़ी आबादी, 10 लाख लोग कहीं कैंप में नहीं रहते होंगे बंधक बन के। ये जो शिनजियांग प्रांत है जहां मैं हूं, लेह लद्दाख में, यहीं से सटा हुआ चीन का इलाका है। 10 लाख लोगों को चीन ने कैंप में रख रखा है, उनको बंधक बना रखा है। वो अपने धर्म के का पालन नहीं कर सकते, वो नमाज नहीं पढ़ सकते, वो नाम कुछ सर्टेन ऐसे हैं जो नहीं रख सकते। इतनी बड़ी आबादी को बंधक बनाया है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कहते हैं उनको पता ही नहीं है समस्या क्या है उइगर की। तो दुनिया के जो मुल्क हैं उनको कम से कम ये समस्या पता है, भला हो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का, कि उनको पता है कि 10 लाख लोगों को चीन ने बंधक बना रखा है। एक वो मोर्चा है। दूसरा आप देखिए कि पैंडेमिक फैलाने में जो चीन का हाथ रहा है वो मोर्चा है। तीसरा
शांति और सद्भाव को बहुत बड़ा खतरा है चीन। साउथ चाइना सी में सिर्फ भारत का इंटरेस्ट नहीं है, अमेरिका का भी इंटरेस्ट है, ऑस्ट्रेलिया का भी इंटरेस्ट है, जापान का भी इंटरेस्ट है। उन सबके इंटरेस्ट पर एक साथ खतरा उत्पन्न कर दिया है चीन ने। इसके साथ वन बेल्ट वन जो रोड इनिशिएटिव उसका है, जो पूरी दुनिया के मुल्कों को पैसा उधार दे के पहले अपने कर्ज के जाल में फंसाता है, उसके बाद उनका शोषण करता है। आप चाहे श्रीलंका की बात कर लीजिए, अब पाकिस्तान क्या आपको लगता है कि एक संप्रभु मुल्क है? उसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर चीन की सेना, पाकिस्तान के अंदर चीन की कंपनियों में वहां के लोग नमाज नहीं पढ़ सकते। पूरे जो इलाका है कश्मीर का, जो पाकिस्तान ने चीन को दे दिया, वहां पर उनके कर्मचारी हैं, उनकी कंपनियां हैं। वो जो कहता है, पाकिस्तान एक पपेट की तरह बिहेव करता है। तो चीन और अरुण, ये जो आप बात कह रहे हैं, इसमें एक छोटे से देश का नाम आप भूल गए हैं जो भारत का बहुत अच्छा दोस्त रहा करता था, न जाने अभी हाल फिलहाल क्या हो गया है नेपाल को। और अब आलम ये हो गया है, जब केपी ओली से इस्तीफे के हालात बन रहे हैं तो वो चीन से बात कर रहे हैं। चीन कह रहा है कि भाई अब हम क्या करें, आप देख लीजिए अपनी हालत को। तो ये तो हालत है चीन के किस तरह से हाईजैक करने के बाद नेपाल में किस तरह खलबली मची, नेपाल ने भारत के हिस्से को अपने नक्शे में बताया, और अब हालत यह है कि ओली साहब के इस्तीफे की नौबत बनी हुई है। बहरहाल भारत ने चीन के 59 ऐप बैन किए जाने के बाद चीन को एक और बड़ा झटका लगा है। खबर है कि अमेरिका ने चीन की 2 बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ZTE और हवावेई को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया है। अमेरिका में दूर संचार के क्षेत्र पर नजर रखने वाली एजेंसी FCC यानी फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने दावा किया है कि इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं कि ZTE और हवावेई से अमेरिका के नेटवर्क को खतरा हो सकता है। तो इसका सीधा मतलब संदीप ये निकाला जाए कि अब बाकी जितने भी मुल्क हैं वो भारत के इस नजरिए को कहीं ना कहीं कंसिडर कर रहे हैं, और जो जांच एजेंसियां हैं बाकी मुल्कों की वो इस पर सोच रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और अमेरिका, ये हाल फिलहाल जो मामला सामने आया उसको हम इस तरह से जोड़कर देख रहे हैं। संदीप, इस पर मैं आगे आपसे बात करूंगी, लेकिन इस बीच खबर यह है कि चीन के बढ़ते विरोध के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने चीन में बने कृषि उपकरणों और मशीनों की खरीद पर रोक लगा दी है। हिमाचल के कृषि मंत्री रामलाल मारकंड ने इसके आदेश जारी किए हैं, जिसमें साफ कर दिया गया है कि राज्य में किसानों को चीन के बने उपकरण नहीं दिए जाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि इन उपकरणों को हमारे देश में खुद बनाने की कोशिशें भी युद्ध स्तर पर शुरू होंगी या हो गई होंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि अब चीन से जितना भी हम अपना बोझ कम कर सकें वो हम करने पर जुटे हुए हैं। वो चाहे मेक इन इंडिया की बात हो, आत्मनिर्भर बनने की बात हो, वोकल को लोकल करने की बात हो। हमारे साथ संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, अब अमेरिका भी उसी फॉर्मूले पर चल रहा है या फिर चल रहा होगा जिस पर भारत चल चुका है। 59 ऐप बंद किए, हम अभी हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल दे रहे थे। ऐसे ही अब बाकी मुल्क भी चीन को बिल्कुल कॉर्नर करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, जिस तरीके की चीन की अब तक की जो है कार्यशैली रही है वो हमेशा से रडार पे रहा है तमाम उन देशों के जहाँ पे कि उसने अपना बिजनेस बहुत ज़्यादा तरीके से सेटअप किया है। भारत में भी जो है उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा सेटअप हुआ है। भारत ने जिस तरीके से ऐप बैन किया और जिसके पीछे सीधे तौर पर ये कारण बताए गए हैं कि उससे भारत को उनके डेटा को खतरा है, उसी के मद्देनज़र जो है ये कार्रवाई की गई। अब उसको देखते देखते वो सारी चीज़ें जो कि बाकी देशों में भी लगा कमोवेश जो है उस पर आवाज़ उठती रही है, लेकिन हिम्मत नहीं की कि किसी ने, उन सबको लगता था कि शायद इससे जो है उनके यहाँ पे जो बिजनेस का इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। लेकिन भारत ने जिस तरीके से पहल की उसके बाद धीरे धीरे अब अमेरिका भी सामने आ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर एक आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी। और ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि चीन जो कि हमेशा से ही एक सस्ता प्रोडक्ट जो है, जो कि कम टाइम तक चलने वाला प्रोडक्ट जो है सब जगह के मार्केट में भेजकर जो है लोगों को आदी बना रहा था, अब उस आदत को छोड़ने का समय आ गया है। और यही सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने उस दिन साफ किया कि आत्मनिर्भर बनना है। सारे के सारे जो कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो भारत में भी है। यहाँ के जो टेक्नोलॉजी स्किल्ड जो लोग हैं वो दुनिया में सबसे बेहतर माने जाते हैं। तो ऐसे में उस देश की तरफ ज्यादा आत्मनिर्भर क्यों रहा जाए, जो कि हमेशा से ही अर्थव्यवस्था को एकदम नकार देने वाली बात, चीन की अर्थव्यवस्था को किसी तरह से कमजोर करने की बातें की जा रही हैं भारत समेत बाकी मुल्कों के द्वारा। उम्मीद करते हैं कि इससे कुछ चीन की रणनीति में बदलाव होगा। और जो कल जो मीटिंग हुई है
भारत और चीन के सैन्य कमांडर्स की, उनके नतीजे जो हैं वो सकारात्मक आएंगे। इस बात के तमाम घटनाक्रम से मैं ये नतीजा निकालने की उम्मीद करती हूँ चीन से। अब देखते हैं, वक्त तय करेगा क्या होगा। आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इधर पाकिस्तान भारत चीन सीमा विवाद का फायदा उठाने की कोशिश में जुटा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकी संगठन अल बद्र के आतंकियों को चीनी खुफिया एजेंसी MSS से मिलवाया है। इस मीटिंग का मकसद आतंकियों को कश्मीर में हथियारों की सप्लाई और फंडिंग बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान POK में, पाकिस्तान कैंप में आतंकियों को ट्रेनिंग भी दे रहा है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कोरोना की महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, जिससे अमेरिका को भी जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो चीन से बेहद गुस्से में है और इसे लोग देख सकते हैं, लेकिन मैं इसे महसूस कर सकता हूं। चीन से नाराजगी पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जैसे कि मैंने देखा कि ये महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, जिससे अमेरिका को भी ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है, मैं चीन से बेहद ज़्यादा गुस्से में हूँ। लोग इसे देख सकते हैं, लेकिन मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया है। हालांकि PM ओली इस्तीफे के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। खबर है कि सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से ही उनके इस्तीफे की मांग की गई है, जिस पर चर्चा के लिए PM ओली ने कैबिनेट की आपात बैठक भी की। खबर तो यह है कि PM ओली ने चीन के राजदूत से इस पर चर्चा की, लेकिन सूत्रों का दावा यह है कि चीन भी उनकी मदद करने में नाकाम है। तो चीन भी PM ओली की मदद नहीं कर पा रहा है, ये सूत्र न्यूज़ 18 इंडिया के बता रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि चीन ने नेपाल को अपने हिसाब से मोल्ड करने की बहुत कोशिश की, भारत के खिलाफ करने की बहुत कोशिश की और काफ़ी हद तक वो अपने मंसूबों में कामयाब हुआ। लेकिन इसके करता धरता नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली अब खुद ही संकट में आ गए हैं। उनकी जो गद्दी है वही हिल रही है। उन्हीं के पार्टी के भीतर से आवाज़ आ रही है कि वो इस्तीफा दें। जम्मू कश्मीर के सोपोर से खबर है, जहां आतंकियों की फायरिंग में CRPF का एक जवान शहीद हो गया है। आतंकियों की फायरिंग में 3 CRPF के जवान घायल हुए हैं। वहीं एक नागरिक की भी गोली लगने से मौत हुई है। सोपोर में आतंकियों ने पुलिस और CRPF के जवानों पर फायरिंग कर दी है। सुरक्षा बल के ये जवान गश्त कर रहे थे, तभी आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बल के जवानों ने भी आतंकियों पर जवाबी फायरिंग की। सोपोर में सुरक्षा बल के जवानों के एक बच्चे को बचाने की तस्वीर सामने आई है। आतंकियों की फायरिंग में बच्चे के रिश्तेदार की मौत हो गई, जिसके बाद फायरिंग की घटना सामने आई और सुरक्षा बल के जवानों ने ये तस्वीर देखी है। 3 साल के इस बच्चे को रेस्क्यू किया और फायरिंग वाली जगह से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बच्चे के रिश्तेदार की मौत के बाद CRPF ने बच्चे को उसके घर पहुंचा दिया। सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग हमारे लिए ये था कि जब हमने एक छोटा बच्चा देखा 2-2.5 साल के करीब जो है वो इर्द गिर्द घूम रहा है और मीनवाइल जो है जैसे ही हम पहुंचे उस वक्त भी काफ़ी फायरिंग वहाँ से अपोजिट साइड से आ रही थी। ये जो बच्चे को हमारा सबसे पहले था कि वो व्यू ब्लॉक किया जाए और इस बच्चे को वहाँ से उठाया जाए। तो हमने अपनी गाड़ियाँ सारी लगा के, जो BP गाड़ियाँ हमारे पास थी उस वक्त CRPF की थी, पुलिस की, सारी व्यू ब्लॉक करके जो अपोजिट साइड से फायर आ रहा था, तो इस बच्चे को इवोकेट करना हमारी प्रायोरिटी थी। और हमारा काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि सामने से फायर आ रहा था, कोई आड़ नहीं थी, कुछ नहीं था, वहां से उठा के हमने इसको लिया। पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने कश्मीर के सोपोर में बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है। यह पाकिस्तान के आतंकवादियों का कुकृत्य है। हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तो चुन चुनकर पाकिस्तान के इन दरिंदे आतंकवादियों को मौत के घाट उतारेंगे। वही 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मासूम के सामने फायरिंग हो रही थी और इस फायरिंग के दौरान जिस तरह से ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज़ आ रही थी, उससे वो बच्चा दहशत में हो गया था। फिर दूसरी तस्वीर देखिए कि जवानों ने समय रहते उस बच्चे को वहाँ से गोद में उठाया और सुरक्षित उसके घर पहुँचा दिया। लेकिन इस दौरान इस बच्चे के रिश्तेदार की मौत हो गई। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अपनी जान को हथेली में डाल के फायरिंग के बीच में जाके बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू किया।
लोगों को, उनके फैमिली मेम्बर को उनको अप्रिशिएट करना चाहिए पुलिस की सेक्शन को। सबसे बड़ी बात जो है इसमें है कि पिछले मैं 1 महीना में देख रहा हूँ कि 2 ऐसा इंसिडेंट्स हुआ है जिसमें टेररिस्ट ने हमारे मस्जिद का मिसयूज किया है। पामपोर में एलईटी के 2 मिलिटेंट मस्जिद में चले गए। हम लोग बहुत ढंग से रेस्टेंड किए, वेट किए और बिना कुछ फायर किए उनको न्यूट्रलाइज कर पाए। आज फिर सुबह मॉर्निंग में जो लश्कर तोबा के 2 मिलिटेंट, जैसे एक उस्मान भाई है पाकिस्तानी है, एक लोकल मिलिटेंट है नासिर, दोनों मस्जिद में घुस के मस्जिद से फायर किया। जब पुलिस पार्टी मस्जिद के अंदर गई तो उसमें से 2 मैगजीन उन्होंने रिसीव किया, वहाँ पर रिकवर किया। एक भरा हुआ मैगजीन था AK का, एक आधा खाली मैगजीन था और दोनों वहाँ से फायर करते थे भागा। इस ढंग से मैं आवाम से, खास करके अवकाफ कमेटी के मेंबर से कहता हूँ, मस्जिद कमेटी के जो इंतजामिया कमेटी है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मिलिटेंट को प्रेशराइज करे, उनको समझाए कि मस्जिद का किसी भी रिलीजियस प्लेस का यूज नहीं करे। दूसरी बात है कि मिलिटेंट्स बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है। बिजबहरा में देखे, आसोपुर में देखे, जहाँ भी सिविल के मूवमेंट होता है, चाहे बूढ़ा हो बच्चा को, वहाँ भी ये सिक्योरिटी फोर्स पुलिस पर फायरिंग करता है। मिलिटेंट्स जानबूझ के करता है ऐसा काम कि लोग पुलिस के खिलाफ, सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ रोड पर आए, एक मिसकंसेप्शन फैला हो, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो और आने वाले दिन में हो सकता है इस टाइप की कार्रवाई मिलिटेंट और करे। उनका एक ही मकसद है कि किसी ढंग से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को खराब करना और इनकाउंटर साइट पर लोग पथराव शुरू करें कि सिक्योरिटी फोर्स पुलिस को अपने काम करने में दिक्कत हो, ये जानबूझ के कर रहा है। फ्रेंड्स, हम लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी इस अफवाह पर ध्यान दें। आज मैंने जानबूझ के सोपुर में इंटरनेट को नहीं बंद किया कि मैं रिएक्शन देखना चाह रहा हूँ। आज मैंने देखा कि इंटरनेट को नहीं बंद किया तो किस ढंग से अफवाह शुरू हो गया, वहाँ से लोग वीडियो बना के भेजना शुरू कर दिया। अगर हम मॉर्निंग में हम इंटरनेट को वहाँ से डाउन करते 7 साढ़े 7 बजे तो शायद इतना नहीं होता है। फिर भी मैं उनके फैमिली मेम्बर का शुक्रगुजार हूँ कि जो सोपुर टाउन में है, उसका बेटा जो वीडियो रिलीज़ किया है उस नगर में आसपास कहीं है, खुद मौका पर नहीं था। मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग खुद पूछें कि जो उसका बेटा वीडियो रिलीज़ किया है क्या मौका पर था, क्या वो आई विटनेस है, क्या उनकी सिस्टर जो बोल रही है क्या वो वहाँ पर मौका पर थी। मौका पर जो अगर कोई भी सिविलियन अगर वहाँ पर देखा हो, बोल सामने आए कि CRPF ने ऐसा किया है, तब हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये टोटल झूठ है, ये अफवाह फैलाने का काम कर रहा है और जो लॉ एंड प्रॉब्लम को खराब करने की बात है। कल रात में हम लोग होपफुल थे कि 3 मिलिटेंट को हम लोग कॉर्डन करके, इनिशियल करीब आधा घंटा फायरिंग हुआ। इनिशियल हम लोग 3 घर को कॉर्डन किए थे, बाद में 17 हाउसेज को कॉर्डन में लाए और अभी तक लगभग 15-16 घर सर्च हो चुका है। 2-3 घर बाकी रह गया है, उसको दोबारा सर्च करेंगे। 2 संभावना है, या तो इनिशियल फायरिंग के टाइम भाग गया हो या किसी इस घर में हाइडेड हो, उसके अंदर हो। इसलिए अभी हम लोग कॉर्डन को नहीं हटा रहे हैं, कॉर्डन जारी रखेंगे और उसको दोबारा सर्च करेंगे। विजय कुमार, IG कश्मीर, आप सुन रहे थे किस तरह से मुठभेड़ को अंजाम दिया जा रहा है और बच्चों को टारगेट कर रहे हैं आतंकी, इस बात का जिक्र करते हुए। और उन्होंने कहा कि लगातार सेना इस तरह के ऑपरेशंस आगे भी करती रहेगी। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से इस बीच आ रही है, जहां केरी इलाके में आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की है। आज सुबह आतंकी LAC के 400 मीटर अंदर घुस आए और फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी हमले में एक आतंकी को मार गिराया गया है। मारे गए आतंकी के पास से AK-47 और मैगजीन बरामद की गई हैं। वहीं इलाके में तलाशी अभियान जारी है। बांग्ला अभिनेत्री और TMC सांसद नुसरत जहां ने कोलकाता में जगन्नाथ यात्रा में पूजा की। नुसरत जहां आज कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में पहुंची और वहां जगन्नाथ पूजा में हिस्सा लिया। इस साल कोरोना की वजह से रथ यात्रा नहीं हुई, लेकिन परंपरा निभाने के लिए इस्कॉन मंदिर के भीतर ही जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की मूर्ति को निकाला गया। इस बार कोरोना की वजह से मंदिर में श्रद्धालुओं के आने पर भी रोक लगा दी गई, इसलिए पूजा में भीड़ नहीं इकट्ठा हो पाई। लेकिन सांसद नुसरत जहां इस पूजा में शामिल होने पहुंच गई। नुसरत ने जगन्नाथ पूजा की और उम्मीद जताई कि जल्द ही कोरोना पर काबू पाया जाए और इसमें सफलता जल्द ही मिलेगी। अगले साल इस रथ यात्रा को और धूमधाम से निकाला जाएगा, इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया। इन्फ्लेशन नहीं चाहिए, गवर्नमेंट से यही डिमांड है कि जो आप कर रहे हैं उसका बैकअप प्लान है कि नहीं है, कि लोग अपने मुश्किल से जो भी एक चाइनीज ऐप, आज कोई भी ऐप में तो बहुत सारे युवाएं काम करते हैं, तो उनका जो काम गया है उसका क्या भरपाई है, कैसे, हाउ विल यू हेल्प देम।
सो सिर्फ ऐप बंद करने से आपका अगर नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट अगर फुलफिल हो जाता है तो फिर तो मुझे कुछ और कहना नहीं है। सब पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे। कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। जगन्नाथ जी की हजारों कहानियां हैं। आज मैं आपको जगन्नाथ जी का चीन कनेक्शन क्या है ये बताती हूँ। ये जो छत्र आप देख रहे हैं ये एक चाइनीज अम्ब्रेला है जो माना जाता है कि करीब 1300 साल पहले हुआंगसांग ने जगन्नाथ जी के मंदिर में पुरी में जाकर के उन्हें तोहफा दिया था। जिस छत्र के नीचे आज भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को निकाला जाता है। भगवान के आगे ये छत्र चलता है। इसी की एक रेप्लिका कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में आप देख सकते हैं। यहाँ की तस्वीरें। आज जगन्नाथ जी सुभद्रा और बलराम के साथ इस रथ यात्रा के लिए निकले हैं, लेकिन रथ यहाँ पर जो है इस बार भव्य रथ जो हर साल होते हैं वैसे रथ यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये छोटे छोटे रथ हैं जिन पर सांकेतिक रूप से कह सकते हैं कि सवार होकर के और जगन्नाथ जी इस बार रथ यात्रा पर निकले हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक बार फिर से इन खूबसूरत तस्वीरों को देख लेते हैं। आस्था अभी भी किस तरह से पूरी दिख रही है। बांग्ला अभिनेत्री की तस्वीरें हैं, लेकिन आस्था से लबरेज पूरा माहौल है। दरअसल बांग्ला अभिनेत्री और टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने कोलकाता में जगन्नाथ यात्रा में पूजा की है। नुसरत जहां आज कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में पहुंची और वहां जगन्नाथ पूजा में हिस्सा लिया। इस साल कोरोना की वजह से रथ यात्रा नहीं हुई, लेकिन परंपरा निभाने के लिए इस्कॉन मंदिर के भीतर ही जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की मूर्तियों को निकाला गया। जगन्नाथ जी का वो रथ यात्रा में आते हैं उल्टे रथ के दिन, तो काफी बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत प्रिपरेशंस होती है। इस बार इमोशंस कहीं सेम रह गया है और जो एक्शंस है वो सारे सेम है भगवान के लिए, बट लोग कम गए हैं और कोविड के डर से हम सारे भी आज यहाँ पे मतलब वी हैव टेकन प्रिकॉशंस एंड वी आर हियर। सो मैं बस यही प्रे करती हूँ ऊपर वाले के पास कि ये कोविड से जो जंग है हमारी वो हम जल्दी जीते। आज वही मैंने मांगा है। यूपी के बलिया में वहां की घाघरा नदी का पानी बारिश की वजह से उफान पर आ गया। नदी में पानी बढ़ने से किनारे की जमीन कटने लगी। नदी के आसपास के कई एकड़ जमीन पानी में डूब गई, जबकि कटाव की वजह से एक पेड़ नदी के पानी में गिर गया। जमीन कटने की वजह से लोगों में दहशत का माहौल बन गया। नदी के पास रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी हुई है और नदी का पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की शिकायत है कि उनकी समस्या की तरफ प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। तो तस्वीरें आप देखिए उत्तर प्रदेश के बलिया की है। पेड़ जो इतना मजबूत तने वाला दिख रहा था, कैसे इस कटाव की वजह से धराशाही हो गया। और वहाँ पर जो लोग खड़े थे, जो अमूमन इस पेड़ की छांव में रुक जाते थे, वो देखकर इस बात से दहशत में आ गए कि ये पेड़ एकदम से पानी में गुमसा हो गया। और अगर इसी तरह कटाव जारी रहा ज़मीन का तो लोगों के घरों तक ये कटाव पहुंच जाएगा, उनके आशियाने उजड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में जब ये पेड़ गिर रहा था, कैसे चीख पुकार मच रही थी, आपने खुद सुना। और ये आवाज़ें वहाँ के लोगों के भीतर के डर को बता रही है कि बारिश इस कदर है कि वो परेशान हो चुके हैं। अगली तस्वीर असम के काजीरंगा नेशनल पार्क से है, जहां भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। बताया जा रहा है कि नेशनल पार्क का 70% हिस्सा पानी में डूबा है, जिससे जानवरों को परेशानी हो रही है। दूर दूर तक पानी नजर आ रहा है, जिनमें कई एकड़ जमीन पानी में डूबी है। नेशनल पार्क में पानी भरने की वजह से जानवर सड़क पर दिखने लगे हैं। प्रबंधन एक रेस्क्यू टीम बनाकर जानवरों को सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश में जुटा है। लगातार भारी बारिश ने दक्षिण पश्चिम चीन में तबाही मचाई है। उसी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। यूनान प्रांत के चाओत्सोंग में बाढ़ से हालात बहुत बेकाबू हैं। कई लोग बेघर हो गए हैं, जबकि कई लोग बाढ़ से परेशान हैं। इस बीच रेस्क्यू टीम कई इलाकों में लोगों को बचाने की कोशिश में जुटी है। पानी का बहाव इतना ज़्यादा है कि सड़कें और मैदान का दूर दूर तक अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। कई इलाकों में इतना पानी भर गया है कि कई इमारतें कई फीट तक पानी में डूब गई हैं। बताया गया है कि सिचुआन प्रांत में बाढ़ से इतनी तबाही मची है कि 12 लोगों की जान चली गई, जबकि 10 लोगों के लापता होने की भी जानकारी है, जिनकी तलाश जारी है। दार्जिलिंग की ये तस्वीरें, जहां भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर ज़मीन खिसक गई है। एक इलाके में ज़मीन खिसकने से नेशनल हाईवे का एक हिस्सा टूटकर खाई में गिर गया। सड़क का हिस्सा धंस जाने की वजह से उस रास्ते को बंद कर दिया गया।
छत्तीसगढ़ के धमतरी की तस्वीरें हैं, जहां भारी बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। लोगों की गाड़ियां पानी में कुछ फीट तक डूबी दिखी। सड़कों पर पानी भरने से सड़कें दिखनी बंद हो गईं, लेकिन लोगों की परेशानी तब और बढ़ गई जब नालियों का पानी सड़कों पर आ गया। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से लोग परेशान हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी में बारिश लगातार हो रही है और इस बारिश का असर इन इलाकों पर किस कदर है वो आप देखिए। सड़कें तो दिख ही नहीं रही हैं क्योंकि सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। पानी के बीच लोगों को गुजरना पड़ रहा है, गाड़ियां भी इसी तरह गुजरती नज़र आ रही हैं और लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं इस बारिश के होते रहने के साथ साथ। बारिश की वजह से कई राज्यों में रिहायशी इलाकों में लोगों की दिक्कतें बढ़ी हैं। बिहार के नवादा की तस्वीरें, पटना में कई जगहों पर पानी भर गया है जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। वहीं यूपी के गोरखपुर में घरों के सामने पानी भर गया जिसकी वजह से लोग कई फीट तक पानी में डूबकर जाते दिखे।